Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Well, आज के इस वीडियो लेक्चर में we shall understand the most important concept under the law of torts, that is kinds of tortious liability. जैसे कि हमने few वीडियो लेक्चर्स में समझा that tort एक civil wrong है that may cause harm to a person, property or reputation. And tort में penalty के form में wrongdoer has to pay compensation to the other party. अब जनरल पालेंस में लॉ में एक इंडिविजुअल को तभी लायबल करेंगे जब एक रॉन्गफुल एक्ट उस पर्सन ने कमिट किया है. हाउएवर लायबिलिटी अंडर टॉर्ट में अराइज इवन इन अ सिचुएशन जहां अपने वो रॉन्गफुल एक्ट खुद नहीं किया है. फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के हर उस एक्ट के लिए जो उसने एम्प्लॉयमेंट के कोर्स के दौरान किया है उसके लिए लायबल है. नाउ For a plaintiff to establish a liability that the defendant is liable under torts, उसे 4 चीज़ें प्रूव करनी होगी. नंबर 1 कि डिफेंडेंट का ड्यूटी था टू टेक केयर और टू टेक प्रिकॉशन, बट क्योंकि ही एक्टेड नेग्लिजेंटली प्लेंटिफ को ये नुकसान हुआ है एंड दिस इज़ अ टॉर्ट. एग्जाम्पल, एक डॉक्टर while doing a surgery left his surgery knife in the stomach of the patient. Now, this is an act of negligence for which the doctor will be liable under the law of torts. Next is defendant कि इस negligent act की वजह से plaintiff has suffered harm या damage या injury. And third thing is plaintiff को जो damage हुआ है उसका compensation is required from the defendant. Now let's understand the kinds of liability under tort. Now the first one is strict liability or absolute liability. Strict liability उस सिचुएशन में अप्लाई होता है जहां डिफेंडेंट ने जानबूझकर प्लेंटिफ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा, यानी डिफेंडेंट हैज़ नो इंटेंट टू क्रिएट एन इंजरी ऑन द प्लेंटिफ, लेकिन डिफेंडेंट के कुछ इनडायरेक्ट एक्ट से प्लेंटिफ हैज़ सफर्ड लीगल इंजरी एंड हेंस डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल अंडर द टॉर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. इन सिंपल वर्ड्स कहूँ तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डिफेंडेंट इज लायबल विदाउट हिज फॉल्ट. एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं. मान लो आप एक न्यू सिटी में कार ड्राइव कर रहे हो एंड आपने एक सिग्नल ब्रेक किया, इसलिए नहीं बिकॉज यू वांटेड टू ब्रेक द सिग्नल, बट सिंपली बिकॉज आपने सिग्नल नोटिस ही नहीं किया. बट क्योंकि एक सिविल रॉन्ग तो कमिट हुआ है, यहाँ आपकी प्ली कि मैंने सिग्नल नहीं देखा will not be considered and you shall be liable under the strict liability rule. Now let's understand कौन से instances will be covered under strict liability. Number 1, liability for inevitable cause. अगर किसी पर्सन ने अपने लैंड या प्रॉपर्टी पे कोई डेंजरस या हार्मफुल सब्सटेंस रखा है जिसके लीक या एस्केप होने से किसी और पर्सन को नुकसान या लीगल इंजरी सफ़र हुई, then in this instance the person on whose premises the dangerous substance was kept will be held liable. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस. 1984 में भोपाल में एक केमिकल इंडस्ट्री में 45 टन्स ऑफ डेंजरस गैस लीक हो गया, causing huge loss of human and environment. In this case, there were 2 corporations that were involved जिनकी premises पे ये इंसिडेंट अकर हुआ, UCIL and UCC. बहुत सी जगह पे लोगों ने सूट फाइल किया इनके अगेंस्ट, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क. हाउएवर 1986 में इंडियन जुडिशरी ने सारे सूट्स को कंसोलिडेट करते हुए अलग अलग जगह पे फाइल हुए सूट्स को डिसमिस कर दिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनकन्वीनियंस. अब क्योंकि यहाँ UCIL एंड UCC के प्रेमाइसेस से एक हार्मफुल एंड डेंजरस सब्सटेंस लीक हुआ था जिसकी वजह से ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट बोथ सफर्ड ह्यूज लॉस. In spite them having no intention to purposively leak such harmful gases, they were liable under the torts, under the rule of strict liability. Almost around 250 crore का compensation was awarded for the victims and the family members of the deceased in this case. Now the next instance where the person will be liable under strict liability is under inevitable mistake. अब बच्चों मिस्टेक का मीनिंग ही है रियलाइजेशन ऑफ रॉन्ग. अब ये रॉन्ग या तो किसी पर्सन ने अपनी गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से की है या फिर उसे पता ही नहीं था कि ये गलत है. ऐसे मिस्टेक्स को इनेविटेबल मिस्टेक्स कहा जाता है. लॉ 2 टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स डिफाइन करता है. वन इज़ मिस्टेक ऑफ लॉ एंड द अदर इज़ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ लॉ जहाँ डिफेंडेंट ये प्लीड करता है दैट उसे लॉ नहीं मालूम था इसलिए ही कमिटेड दिस रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन and I'm without ticket. I got in the train.
तब टीसी ने मुझसे पूछा टिकट के बारे में। आई सेड मुझे नहीं पता था कि इस ट्रेन में चढ़ने के लिए टिकट लेनी होगी, वरना मैं टिकट निकाल लेती। अब यहाँ क्या मेरे इग्नोरेंस ऑफ लॉ के बेसिस पे मुझे छोड़ दिया जाएगा? द आंसर इज़ नो, बिकॉज मिस्टेक या इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज एंड आई विल बी लाइबल टू पे द फाइन। द नेक्स्ट इज़ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर कोई फैक्ट के नहीं पता होने पर मुझसे कोई रॉन्ग कमिट हुआ है तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आई विल स्टिल बी हेल्ड लाइबल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रैंसम वर्सेस किटनर का केस लॉ। इस केस में डिफेंडेंट वुल्फ हंटिंग पे निकला था एंड उसे गलती से प्लेंटिफ के डॉग को समझा वुल्फ और उसे मार दिया। अब क्योंकि दूर से वो डॉग एक वुल्फ जैसा ही रिजेंबल कर रहा था, यहाँ द डिफेंडेंट प्लीडेड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। हाउएवर द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट विल बी लाइबल फॉर हिज एक्ट। And the last instances for strict liability under tort is vicarious liability for wrongs committed by other person। बट जो tort में vicarious liability का मतलब ही होता है जहाँ आप किसी और के किए हुए एक्ट के लिए लाइबल हो। जैसे प्रिंसिपल इज़ लाइबल फॉर हिज एजेंट, partner is liable for the act of another partner in a partnership firm, and master is liable for the act committed by his servant. Now this rule is very well covered under the famous landmark case of Raylant versus Fletcher. Let's understand the same. इस केस में there was a land जिसके एक हिस्से में मिल थी and the other part had a mine. Now the mill owner wanted to construct a reservoir upon his land, जिसके लिए he employed some independent contractors to construct a reservoir. अब कंस्ट्रक्शन के दौरान इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स डिग अप द होल लैंड एंड उन्होंने देखा कुछ शैफ्ट्स है जहाँ से कुछ पाइप लाइन्स पास हो रही है टू द कोल माइन, बट उन्हें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने उस पर इतना फोकस न करते हुए रिजर्वियर्स बना दिया। अब रिजर्वियर्स के हैवी वेट के से ज़मीन के अंदर के पाइप बर्स्ट हो गए एंड कोल माइन को बहुत नुकसान हुआ। देयर आफ्टर माइन ओनर ने एक सिविल सूट फाइल किया अगेंस्ट द मिल ओनर। अब यहाँ मिल ओनर ने ये डिफेंस लिया कि उन्होंने तो ये काम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से करवाया और उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को जब हायर किया ये सोच के कि इस फील्ड के ये माहिर है और उनके डिसीजंस पे उन्होंने रिलाई किया और रिजर्वियर्स बना लिया। हाउएवर इस केस में कोर्ट ने मिल ओनर को ही लाइबल किया। अब यहाँ तक ये समझ आता है बच्चों कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में अगर आपके प्रेमाइसिस पे आपके नॉलेज और इंटेंशन के बिना भी कोई हार्मफुल या डेंजरस सब्सटेंस की वजह से किसी को नुकसान होता है, यू आर लाइबल। नेक्स्ट, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से यू कमिटेड अ रॉन्ग, यू आर स्टिल लाइबल। एंड लास्टली, किसी और के किए हुए रॉन्ग के लिए भी यू विल बी हेल्ड लाइबल। हाउएवर, law also provides certain exceptions under strict liability, basis which, if the exception is proved, then the defendant will not be liable. Number 1, defendant को prove करना होगा कि जिस land या premises पे wrong हुआ, that was the natural use of the land. For example, इस land को storing of water के लिए ही use किया जाता है। अब अगर water flooding की वजह से किसी neighborhood में कोई नुकसान हुआ, तो defendant is not going to be held liable because he was using the land for its natural use. जैसे इसके पहले we saw the case of Rayland versus Fletcher, जहाँ reservoir construct करना पड़ा by the mill owner, which was not the natural use of the land. Hence the mill owner was liable. The next is, अगर कोई काम defendant ने plaintiff की consent से किया है और फिर नुकसान होता है तो defendant is not liable. Examples देखते हैं। A and B का घर बिल्कुल आजू बाजू में है, दोनों के रूफ अटैच्ड हैं। तो ए ने सोचा कि वाटर टैंक रूफ पे बना देता हूँ जो दोनों ए एंड बी के लिए यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ बी ने भी अपनी हामी भरी एंड ए ने एक पानी की टांकी रूफ पे फिट कर दी। अब कुछ रैट्स ने वो प्लास्टिक की टांकी को कतर दिया एंड टांकी फट गई, पूरा पानी बी के घर में जा गिरा, जिससे बी को काफ़ी नुकसान भी हुआ। इस केस में क्या बी ए के अगेंस्ट में कोई एक्शन ले सकता है? द आंसर इज़ नो। वाई? बिकॉज ये काम ए ने बी की कंसेंट से ही किया था। द नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी। अब अगर कोई काम या डैमेज किसी इज कॉज्ड बाय टोटल स्ट्रेंजर टू द डिफेंडेंट, जो ना ही डिफेंडेंट का एजेंट था, ना ही डिफेंडेंट वॉज इन कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेंजर, तो इस केस में भी डिफेंडेंट कैन प्लीड इनोसेंस एंड विल नॉट बी हेल्ड लायबल। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। मान लो एक स्ट्रेंजर ने बी की टाँकी में पानी का ओवरफ्लो कर दिया, ना इसकी खबर बी को थी
और ना ही बी ने ऐसा करने की कोई परमिशन दी। अब टाकी ओवरफ्लो होने की वजह से फट गई और पूरा पानी सी के घर में जा गिरा, जिससे सी को बहुत डैमेज हुआ। इन दिस केस, कैन सी टेक एक्शन अगेंस्ट बी? वेल, द आंसर इज नो, because this act was committed by a total stranger. The next defense that a defendant can take to prove his innocence is the act of statutory authority, which means अगर कोई damage is caused as a result of some action taken by a public authority, then there will no be liability. बट शर्त यह है कि उस एक्ट में कोई नेग्लिजेंस पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से नहीं होनी चाहिए। ग्रीन वर्सेस चेल्सिया वाटरवर्क्स कंपनी के केस में द डिफेंडेंट कंपनी हैड अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू मेंटेन अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर। अब यहाँ ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ वाटर बर्स्ट, जिसमें डिफेंडेंट कंपनी की कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच द प्लेंटिफ्स प्रेमाइसेस वर फ्लडेड विद वाटर। इस केस में द कोर्ट हेल्ड दैट डिफेंडेंट कंपनी वॉज नॉट लाइबल as the company was engaged in performing statutory duty. The next defense that defendant can take to prove his innocence and not be liable under the tort is act of God, popularly called as vis major. This means if any damage is caused by reason of supernatural force that cannot be avoided, for example earthquake, flood, storm, cyclone, then there is no liability. A very landmark case to understand this concept was Nicholas versus Marshland. In this case, defendant ने एक artificial lake create किया on his land for collecting water. एक बार record तोड़ बारिश हुई and that lake got full and destroyed the plaintiff's bridges. इस केस में the court held that the defendant is not liable because this damage was done by the act of God. Now बच्चों, it is important to note that जो occurrence हुआ that should be an extraordinary event. अगर नॉर्मल बारिश की वजह से कोई डैमेज या नुकसान होता तो ये लिबर्टी डिफेंडेंट एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। जैसे इन कल्लूलाल वर्सेस हेमचंद के केस में एक नॉर्मल रेनफॉल में बिल्डिंग की दीवार गिर गई, जिससे प्लेंटिफ के बच्चों की मौत हो गई। यहाँ डिफेंडेंट प्लीडेड एक्ट ऑफ गॉड, बट द गॉड कोर्ट हेल्ड दैट जो बारिश हुई थी दैट वाज नॉट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल बट नॉर्मल रेनफॉल। यहाँ डिफेंडेंट वॉज मेड लाइबल फॉर हिज वीक कंस्ट्रक्शन। एंड द लास्ट डिफेंस फॉर अ डिफेंडेंट टू टेक इज़ कि जो नुकसान हुआ है वो प्लेंटिफ की मिस्टेक या डिफ़ॉल्ट की वजह से हुआ है। इन अ वेरी इंटरेस्टिंग केस लॉ ऑफ पॉन्टिंग वर्सेस नोएक्स, इस केस में प्लेंटिफ के कुछ हॉर्सेस डिफेंडेंट के लैंड में घुस गए एंड डिफेंडेंट ने अपने लैंड पे कुछ ट्रीज़ ग्रो किए थे, उसमें से कुछ पॉइजनस इन नेचर थे। इन केस इफ़ इट वॉज कंज्यूम्ड, अब यहाँ ये हॉर्स घुस के उस ट्री के कुछ पत्ते खा गए एंड मर गए। प्लेंटिफ फाइल्ड एन एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट। कोर्ट ने इस केस में स्टेट किया कि जो डैमेज प्लेंटिफ को हुआ इज़ नॉट बिकॉज डिफेंडेंट ने वो ट्रीज़ को हॉर्स के सामने ला के रखा, रैदर हॉर्सेस गॉट इन टू द लैंड ऑफ डिफेंडेंट एंड एट द सेम। यहाँ डिफेंडेंट ने कोई नेग्लिजेंट या एस्केप ऑफ डेंजरस थिंग नहीं किया है एंड हेंस द डिफेंडेंट इज़ नॉट लाइबल। तो बच्चों, ये था द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ liabilities under torts. Hope you've understood the same. Stay tuned for more updates on this topic, and notes on this topic is provided on my Telegram group, of which the link is in the description below. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.